तो मैं हूँ जिला कन्नौज में और कन्नौज की बात करूँ तो हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। अभी हाल ही में नई पार्टी का गठन हुआ हुआ है सर्वजन सुखाय पार्टी। जिलाध्यक्ष जी हैं प्रिंस यादव जी। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि जिलाध्यक्ष अभी हाल ही में बने उससे पहले बहुत लंबी राजनीतिक यात्रा रही है। जानने का प्रयास करता हूँ यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो कौन-कौन सी परेशानियां, कौन-कौन से संघर्ष जीवन में रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। प्रिंस जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु कुमार गौरव जी और आपके चैनल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिंस जी एसएसपी की अगर बात करें सर्वजन सुखाय पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, उससे पहले जो आपकी यात्रा राजनीतिक रही उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो आपने किया है कि राजनीति हमारी छात्र जीवन से ही रही। चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो राजनीति की शुरुआत हमने 12th करने के बाद लोगों की मदद करना, लोगों के सहयोग करना, जनता के सुख-दुःख में जाना, मेरा मनपसंद काम रहा है। और उससे हमारी लोकप्रियता पहले गांव स्तर से फिर ग्राम पंचायत में आज लोग हमें पूरे जिले के कोने-कोने के लोग मुझे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं। सभी जात धर्मों के लोग हमारा सम्मान करते हैं और हम उनका सम्मान करने का काम करता हूँ। और जो है उनकी हर संभव मदद, चाहे वो थाने से रही हो, ब्लॉक से लेकर जिले तक लोगों की मदद करने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा किसी दबे कुचले दलित पीड़ित की आवाज बन के मैं अधिकारियों के सामने पेश होता हूँ, काम कराता रहा। छोटे-छोटे नाली से लेकर रोड तक काम कराने का काम किया, चाहे वो घरेलू झगड़े हुए हों, चाहे बाहर के झगड़े हुए हों, चाहे भाइयों-भाइयों की कोई मदद आई हो या आर्थिक मदद दिलाने का कोई काम किया हो, तो मैंने अधिकारियों से लेकर के सत्ता में बैठे पदाधिकारियों तक उनकी बात रखी और लोगों की मदद कराई, तो लोग मुझे एक नाम दे दिया नेता। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि संघर्ष का जीवन रहा और लोगों की मदद करने। अगर राजनीति का दृष्टिकोण देखा जाए तो लोग राजनीति में पैसा बनाने के लिए आते हैं। आपके ज़हन में ये दिमाग और ये ज़हन में कैसे आया कि हम जन सेवा का भाव लेके राजनीति में जाएँ? ये अच्छी बात आपने कही है। आज पूर्व से मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, छोटा कार्यकर्ता रहा हूँ। चाहता तो मैं भी आज करोड़पति होता। एक जिसकी औकात 1 लाख की नहीं थी, वो आप देख रहे हैं जिले पे उनकी 1000 करोड़ की औकात हो गई है। वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में चापलूसी से मलाई खाते रहे, लोगों का खून चूसते रहे। अगर आपकी ज़मीन को उन्होंने ₹10 में खरीद ली, क्योंकि वो लोग मजबूर परेशान होते थे, तो उसकी और आप पावर में बैठे हैं, तो आपने वो ज़मीन खरीद या ली, अपने लोगों के द्वारा और वो 1000 करोड़ इकट्ठे कर लिए उससे, तो आज मैं भी पैसे वाला होता। मैं भी कहीं घटिया रोड बनवा करके, घटिया मटेरियल के द्वारा नाली बनवा करके आज मैं भी करोड़पति होता, लेकिन नहीं, उसका परिणाम उन्हें मिला। सबसे पहले तो उसका परिणाम उनकी पार्टी को मिला, फिर जो इसमें संलिप्त नेतागण रहे, उनको मिला और आज आप देख रहे हैं वो लोग कहाँ हैं? पब्लिक पैलेस नहीं है उनके पास। कहीं न कहीं वही वाली कहावत में चरितार्थ हो गई कि समाजवाद का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। उसी पैटर्न पे काम होगा क्या ये कहाँ तक सत्य है? आप बताइए, एक समाजवादी पार्टी का अभेद किला जो रहा है कन्नौज, जिसको सारी दिग्गज पार्टियां जो है अभेद किला मानती थी, आज समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी देश प्रदेश की दूसरी पार्टी होते हुए भी जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला नेता एक विदेश से पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और उस पार्टी की आज कन्नौज में जो स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है जमीन में कि यहाँ एक कोऑपरेटिव का सदस्य भी नहीं है। सारे विधायक 3 के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, ब्लॉक प्रमुख सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चेयरमैन 1-2 छोड़ के सारे उनके हैं। तो क्या क्या लग नहीं ये आपका प्रत्यारोप आरोप जो है वो अखिलेश जी पे है या फिर यहाँ लोकल के लीडरशिप नहीं, अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता हैं, अच्छी सोच रखने वाले नेता हैं। लेकिन जो यहाँ के लोकल के जो उनके द्वारा बनाए हुए नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को खत्म करने का काम किया है। आज की स्थिति वही है। देखिए समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय नेता जब यहाँ चुनाव लड़ता था,
तो लोगों में एक उत्साह और जोश दिखाई पड़ता था। आज आप बताइए, अखिलेश जी की तो सारे लोग तारीफ कर देते हैं, आप जमीन में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, नहीं अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सारी जात, सारी कौम, धर्म के लोग करते हैं, लेकिन लगा देते हैं उसमें। नहीं, वो ठीक बात आपकी मैं समझ गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी हमेशा प्रोजेक्ट किया गया। अब मैं चुन चुन के जब दलितों के गांव में जाता हूँ तो लोग कहते नहीं अखिलेश जी तो ठीक है, नीचे वाले लोगों ने उनको बदनाम कर रखा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप पत्रकार जी ये बताइए, ये जिस मकान में आप बैठे हैं, इसको दलित कहीं ना कहीं 80% जो श्रमिक वर्ग रहा है, वो दलित समाज के लोगों ने इसको बनाया। इसमें जो मंदिर बना है मेरे घर पे, वो भी दलित समाज के लोगों ने ही बनाया। इस पे जो दरवाजे खिड़कियां लगे हैं, ये भी दलित समाज के लोगों ने बनाया। और फिर जब बनने के बाद मेरे पंडित जी जब गृह प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करने के बाद गंगा जल को छिड़कने के बाद जब वो दलित समाज का व्यक्ति उस मंदिर वाले कमरे में चला जाएगा या इसके इसमें बनी हुई किचन में चला जाएगा, तो फिर उसको तुरंत क्यों जलाया जाता है? ये हम लोग एक दो नजरों से काम करते हैं, उनके साथ दुर्भाव करते हैं। उनका और हमारा ब्लड एक है, हम लोग एक है, मनुष्य एक है, सब कुछ ठीक है, मानवता नहीं है। अब हम लोग जब उनको दूसरी नजर से देखते हैं, वो समाज भी आज विकसित हो गया है, पढ़े लिखे लोग हो गए, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग भी अब उसी नजर से हमें और आपको भी देख लेते हैं। आप एक बात में बहुत सारी बातें कह गए। आपने मंदिर का जिक्र करा, तो जिस तरीके से राम मंदिर का पूरा आपने देखा अनुष्ठान चल रहा, मैं 1 हफ्ते से ज्यादा का समय अयोध्या में दिया। दूसरा, आपने घर को गंगा जल से धुलवाने की बात करी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था। और आपने एक और बात कही कि श्रमिक वर्ग की बात करी, तो श्रमिक वर्ग में सबसे ज्यादा दलित समाज आता है। क्या मानना है आपका कि इस देश में सबको बराबरी का हक और ये जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए? नहीं, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि इस देश में जाति प्रथा खत्म होना चाहिए और आरक्षण जो है उस पे काम नजर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों या विपक्ष के लोग हों, ये मुद्दा होना चाहिए। आरक्षण, बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कोर्ट का जिसने मंदिर बनवाया। और अब प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उनके देख रेख में हुआ। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री अभी दूसरी पार्टी के लोग होते तो अगर माननीय कोर्ट अगर आदेशित करता तो वो उसके नीचे काम करते। अब उसका इतना बड़ा श्रेय तो नहीं प्रधानमंत्री को जाता है। वो तो अभी आप देख लीजिए, यहाँ जो भी रोड बनाएगा तो वो बजट तो ऊपर से ही आएगा। अब उसमें न्यास शिला पट पे जो है विधायक या सांसद की वो लग जाएगी। उतना श्रेय होना चाहिए जितना हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। हम लोग भी तो राम राम को मानते हैं, हम लोग भी राम के अनुयायी है। हम लोग तो सारे धर्मों को, सिख ईसाई और सब सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों का ये भारत देश है और इसमें सबकी समानता होना अच्छा, चाहिए। एक सवाल, जब मैं कल अयोध्या से वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने बहुत सारा एक ऐसा दृश्य देखा, तो शायद मैं बयां आपके साथ करूं। 4 वर्गों में इस पूरी समाज को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कल का जो दिन था, जो मैंने महसूस करा और आंखों देखा जो हाल है, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने दीपावली मनाई, शूद्र और वैश्य ने नहीं मनाई। इसका क्या कारण हो सकता नहीं मना। है कि जिस तरीके से पूरा आपने देखा कि कल दीपावली का उत्सव था, 4 वर्ग थे, सवाल मेरा वही है, क्या लग रहा? ऐसा है, इस समय 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री पद हेतु चुनाव है। तो कल तो हमारे यहाँ भगवान राम का मंदिर बन करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था थी। तो हम लोग कल दिवाली क्यों मनाएंगे? हम लोग तो जो पूर्व से चला आ रहा है, भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद जब अयोध्या वापस आए, हम तो दिवाली उसी दिन मनाते हैं, उसी दिन मनाएंगे। जब भगवान राम यहाँ पहुंचे थे अयोध्या में, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो हम लोग तो उनके जो पूर्व से चली आ रही व्यवस्था, उसी के हिसाब से जब ही दिवाली मनाते हैं। और ये 4 लोग तो अपनी चुनावी व्यवस्था थी। अब कल कहना चाहिए तो किसी पार्टी का, वो तो ये सोच रहे थे हमारा दोबारा से तिबारा से जो है शपथ ग्रहण समारोह था। ये महसूस करा रहे थे कि शपथ ये ग्रहण। शपथ ग्रहण समारोह था। आप देख नहीं रहे थे क्या? क्या उत्साह था उन लोगों में? आपने जो कहा 4 लोगों में था, तो ये 4 लोग कहीं न कहीं ये मान रहे थे कि जो आने वाला प्रधानमंत्री जी है, तो माननीय मोदी जी का हम शपथ ग्रहण मना रहे हैं। वो तो आज शपथ ग्रहण था उनका कल, तो वही लोग ज़्यादा मना रहे थे। हम लोग तो दिवाली आप संविधान को खत्म कर देंगे क्या?
अब आप संविधान को खत्म कर देंगे, सब कुछ अध्यादेश ला करके अपने हिसाब से कर लेंगे। अब क्या हमारे सनातनियों का, हम सनातनियों के जो त्योहार हैं, उनको भी आप उलट-फेर कर देंगे और आप जब कह देंगे मैं दिवाली मना लूँगा, जब कहेंगे आप बकरीद मना लूँगा, ऐसा नहीं करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। वो तो आपको क्या लग रहा है? उन्होंने बनाई, तो वो जातियाँ उन्होंने नहीं, जातियाँ तो कर्म के हिसाब से होना चाहिए, जातियाँ उन्होंने बनाई थी। अब आप बताइए कोई क्षत्रिय है, अगर वो लड़ने का काम कर रहा है तो वही क्षत्रिय है। अगर वो संघर्ष कर रहा है, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो तलवार से अपने देश की रक्षा करते थे, अपने प्रदेश की रक्षा करते, तब क्षत्रिय कहलाते थे। आज तो ये अपना लड़ करके, जो संघर्ष करके, जनता की बात करके, जनता के हित का काम करके, वो क्षत्रिय है। जो अपने संघर्ष का, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, वो भी क्षत्रिय है। वापस कन्नौज आ जाता हूँ। लोकसभा का चुनाव है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव यहाँ से सपा कैंडिडेट होंगे। पूर्व में सांसद भी रहे यहाँ से, उनकी पत्नी भी सांसद रही। राजनीतिक शुरुआत कन्नौज से हुई थी। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? चूंकि एक और चर्चा है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, ये ठीक है। अभी तक जो है मेरी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कन्फर्म नहीं है, लेकिन उससे जो है ये लग रहा है, अगर समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी सर्व जन सुखाय पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव श्री शिव प्रसाद यादव जी भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये कन्नौज एक वो जमीन है, जहाँ से देश को बड़े नेता जाते हैं। ये वो कर्म भूमि है, यहाँ से आप इतिहास उठा लो, यहाँ से बहुत बड़े-बड़े नेता कन्नौज ने दिए। देश को बहुत बड़े-बड़े नेता दिए कन्नौज से। अब जैसे श्री अखिलेश जी की बात करिए, अखिलेश यादव जी की, तो उनका भी एक कर्म क्षेत्र रहा। वो इस चीज़ को क्यों यहीं क्लियर किया कि नहीं मैं कन्नौज से शुरुआत करें। उन माननीय नेताजी के, स्वर्गीय नेताजी के पुत्र थे, वो तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी लड़के जीत सकते थे। चाहे कोई पूर्वांचल चले जाते कहीं। ये एक शुभ और जो है सुंदर जगह कन्नौज है, चित्र की नगरी है और ये यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापनाएं हैं। ये बहुत शुभ जमीन मानी जाती है। तो यहाँ से अगर श्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े थे, जीते और एक मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हम लोगों ने अनुरोध किया, हमने कहा नहीं आपको भी कन्नौज से ही लड़ना है। तो उन लोगों ने भी हम लोगों को भी उन्होंने जो है भरोसा दिलाया कि नहीं लड़ेंगे। तो ये एक अच्छी जगह है। यहाँ से हमारी पार्टी शुरुआत करेगी। यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ेंगे और हम लोग उनके चुनाव को अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी मेहनत लगा देंगे। अच्छा, एक चर्चा और है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें, सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी छोड़ के आए उसके बाद उन्होंने पार्टी का गठन करा। ऐसा है, जो व्यक्ति इस भारत देश में अपने हक और अधिकारों की बात करेगा, तो वो विपक्षी दल या विपक्षी पार्टी किसी न किसी से मिला हुआ ही बता देगी। ये तो राजनीतिक बातें हैं कि अब अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ से लड़ता, तो उसको भी आप लोग बता देती है भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, या समाजवादी पार्टी का कोई लड़ता तो भारतीय जनता पार्टी उसको बता देती कि ये भी टीम है। अब रही बात उस पार्टी में रहे और अपनी पार्टी का गठन, क्या अपने हक और अधिकारों के लिए कोई पार्टी खड़ी कर देना कोई गुनाह है क्या? ये लोकतंत्र में आता है। लोकतंत्र में है, लोकतंत्र का अधिकार है। हम लोग अपनी पार्टी, हमारी हक और अधिकार किसी के साथ रहने से नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने एक पार्टी का गठन किया, जिसका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा शिव प्रसाद जी ने। पार्टी का गठन किया और इस प्लेटफ़ॉर्म से हम अपने समाज, अपने दबे-कुचले, वंचित लोगों, शोषित लोगों का हक दिलाने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, बात करने के लिए। आखिरी सवाल, गणतंत्र दिवस का आगमन है, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएँ प्रति स्वदेश में? बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले आपको शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की। सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जो है गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमारी तरफ से भी आपको आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए भी बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ।